हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करना चाहती हूँ कि ये आपका 2016 में जो यूपी टीजीटी का फॉर्म आए थे उसका पेपर 2019 में हुआ था, उसी का ये हल प्रश्न पत्र है। दूसरी बात ये है कि ये 5 पार्ट में सॉल्व कराऊंगी। फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है उस हल प्रश्न पत्र का। इसका जो फर्स्ट पार्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आपको यूपी टीजीटी की जो भी मैंने क्लासेस कराई हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो वहाँ से लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करना और आप पहुँच जाओगे क्लास में मेरे। प्लस इसके फर्स्ट पार्ट को भी अगर आपको देखना है तो फर्स्ट पार्ट भी आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे। नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। दूसरी बात ये है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है यूपी टीजीटी की, जिसमें आपका एससीईआरटी, एनसीईआरटी, बीए ग्रेजुएशन तक का लेवल की मिक्सअप स्टडी कराई जाएगी। जिन सारा मटेरियल मिक्सअप होगा जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, पेपर यहीं से बनते हैं। ये इसमें एडमिशन जिनको लेना है वो 25 मार्च तक ले सकते हैं। 26 मार्च तक 26 मार्च से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा, अदर स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। फ़ीस इसकी 2500 रुपये है। फ़ीस आप पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपका ये है, इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और मैसेज करके भी पूरा आप डिटेल ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये आपका टीजीटी 2019 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। उसके आगे पढ़ेंगे, हाँ यहाँ पे। अब आज हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए, शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का ये अर्थ नहीं है कि लोगों को वो बताया जाए कि जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए जिस तरह वे नहीं करते। ये किसने कहा है? केल्से एलडी ने कहा है, PRS सिन्हा ने कहा है, जॉन डीवे ने कहा है, रस्किन ने कहा है। रस्किन ने कहा है, किसने कहा है? शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए जिस तरह के वे नहीं करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है रस्किन ने। ऑप्शन डी राइट है। तो शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ यह है कि उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। ये कथन रस्किन का है। फिर नेक्स्ट है, छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। छोटा समूह चर्चाओं का एक प्रकार है। जो छोटा समूह है वो चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों को मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। किसने? ये ब्रज सत्र है, मस्तिष्क आपका मंथन है, सेमिनार है, सम्मेलन है। क्या है? तो इसका राइट है बी, मस्तिष्क मंथन। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के प्रमुख विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, एक सैंड पेपर के पैनल फ्लैट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। तो एक सैंड पेपर के पैनल फ्लैट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। चॉक बोर्ड, पैनलग्राफ, फोटोग्राफ, चित्रकला। आपका चॉक बोर्ड है, पैनलग्राफ है, फोटोग्राफ है, चित्रकला है। क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैनलग्राफ। एक क्या है? पैनलग्राफ एक सैंड पेपर के पैनल फ्लैट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। तो राइट आंसर पैनलग्राफ। इसमें फलालेन के कपड़े को किसी प्लाईवुड, लकड़ी या गत्ते के तख्ते पर लगाया जाता है। कपड़े का रंग काला, गहरा हरा, गहरा लाल, कत्थई, गहरा नीला आदि में से कुछ भी हो सकता है। इनके ऊपर चित्रों, समाचार पत्रों के कुछ महत्वपूर्ण अंश, पत्रिकाएं के विशिष्ट लेख, महत्वपूर्ण सूचनाएं, लेख,
ग्राफ, हाथ के बने चित्र, फोटोग्राफ आदि को लगा दिया जाता है। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल होता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, डैश समूह के नाम से जाना जाता है। वे समूह जिनमें सदस्यता का रोल होता है, जिसमें मेंबरशिप का रोल होता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, डैश समूह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा औपचारिक समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक समूह। तो देखिए, औपचारिक एक प्रकार की कैसी है? संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक सीमित होती हैं। इसके एक नियमित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं। औपचारिक में आपका विद्यालय हो गया, महाविद्यालय, आपका विश्वविद्यालय हो गया। इसमें एक आपका पाठ्यक्रम होता है, परीक्षाओं के आधार पर जो शिक्षार्थी हैं उनको उत्तीर्ण किया जाता है। इन पद्धति के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं एक निश्चित पाठ्यक्रम सारणी का अनुसरण करती हैं। इस प्रणाली में सभी को सामूहिक शिक्षा दी जाती है। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, औपचारिक समूह के नाम से जाने जाते हैं। बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें यदि आप हैं कमजोर, दुबले, पतले, स्थूल। जो बड़ी आकृति के डिज़ाइन हैं उनसे बचें यदि आप क्या है? कमज़ोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं, स्थूलकाय क्या है? देखिए, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचना चाहिए यदि आप स्थूलकाय हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए, स्थूल वाली महिला को हमेशा खड़ी रेखा वाली डिजाइन से अलंकृत जो परिधान है ही धारण करना चाहिए। ये परिधान ठीक इनके व्यक्तित्व के अनुरूप रहते हैं। विपरीत रंगों के परिधान इनके लिए वर्जनीय हैं। बड़े बड़े फूलों वाले, नमूनेदार और चौड़े बॉर्डर वाले परिधान इनकी लंबाई को और भी कम करके दिखाते हैं, जिससे मोटी महिलाएं और भी नाटी लगती और मोटी दिखने लगती हैं। देखिए, प्रतिजीवी भी कहलाते हैं विषैला वसा इम्यूनोग्लोब्यूलिनस कार्बोहाइड्रेट। बताइए, प्रतिजीवी क्या कहलाते हैं? विषैले कहलाते हैं, वसा कहलाते हैं या इम्यूनोग्लोब्यूलिनस या कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? तो देखिए, प्रतिजीवी आपके जो हैं वो आपके इम्यूनोग्लोब्यूलिनस भी कहलाते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग से बचने और स्वस्थ बने रहने की प्राकृतिक इच्छा क्षमता विद्यमान होती है। इस क्षमता को रोग से मुकाबला करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर की इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा रोग प्रतिबंधक शक्ति भी कहते हैं। भ्रूण में पहले नितंब आना, उससे बाद टांगे, बाहें और अंत में सिर आना। यह स्थिति है ब्रीच जम की, उपकरण जम की, प्राकृतिक जम की, तुरंत जम की। तो देखिए, भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे, फिर बाहें और अंत में सिर आना। यह स्थिति आपकी ब्रीच जम की है। तो ए। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है आधारी उपापचय, कैलोरी, जूल, कैलोरीमेट्री। तो यही कल मैंने पढ़ाया था। तो विराम अवस्था में यानी विश्राम की अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा को हम आधारभूत उपापचय कहते हैं। देखिए, विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय है। पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में एक व्यक्ति के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं और शरीर ताप के निर्माण में जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है उसे आधारी चयापचय का उपापचय कहते हैं। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ये सत्य है, असत्य है, विवादित है, संबंधित नहीं है।
तो इसका राइट आंसर ए है। देखिए, स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं, ये बात सत्य है। तो स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं, ये कथन सत्य है। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं क्या? आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, बी राइट आंसर। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अब तक की कुल 12 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चल सका है जो हमारे भोजन शरीर में पाए जाते हैं। इनमें 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसमें 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इन्हें भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है क्योंकि इनके बिना शरीर की वृद्धि विकास अवरुद्ध हो जाता है। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता। इनकी कमी से शरीर की जो बढ़वार रुक जाती है क्योंकि शरीर में ना तो नई कोशिकाओं के निर्माण हो पाता है और ना ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं व तंतुओं की मरम्मत। फिर है घरेलू शर्करा के वैज्ञानिक नाम क्या है? लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है या डेक्सटोज है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 32 का राइट आंसर क्या है कि घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है? वसा, प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट। के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा टिकता है? वसा, प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, वसा के पर्याप्त अनुपात वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वसा। तो वसा के पर्याप्त अनुपात वाला जो भोजन है आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। वसा व लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन, हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती है। ये जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। फिर प्लेग्रा की कमी किसकी वजह से होती है? थायमीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, नाइसिन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से। प्लेग्रा की कमी किसकी कमी से होती है? प्लेग्रा की कमी किसकी कमी से होता है? प्लेग्रा किसकी कमी से होता है? थायमीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, नाइसिन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से। राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है नाइसिन। प्लेग्रा की कमी नाइसिन की कमी से होता है। प्लेग्रा नाइसिन की कमी से होता है। तो देखिए, प्लेग्रा नाइसिन की कमी से होता है। नाइसिन को प्लेग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। नाइसिन की लगातार कमी से प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। प्लेग्रा को 3DS रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं, जिनका प्रथम अक्षर डी होता है। अतिसार, त्वचा का रोग यानी चर्म रोग, पागलपन। यदि समय रहते उपयुक्त रोगों का इलाज ना किया जाए तो चौथे डी अर्थात डेथ यानी मृत्यु भी हो जाती है। हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, लोहा। हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम, प्रोटीन, वसा की लोहा। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए लोहा की आवश्यकता होती है। तो लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। हीमोग्लोबिन में हीम, लोहा, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीम यानी लोहा के अभाव में ग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, व्यक्ति रक्त अल्पता रोग से पीड़ित हो जाता है। फलों और सब्जियों को उबालते समय जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि क्या कहलाती है? बॉटलिंग, कवरिंग, ब्लांचिंग, फ्रीजिंग। तो राइट आंसर है सी, ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग
फलों सब्जियों को उबालते समय जल भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। CFTRI के द्वारा, NIN के द्वारा, NIN के द्वारा, WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। तो भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को द्वारा तैयार किया जाता है तो CFTRI के द्वारा। तो देखिए भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को CFTRI द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो राइट आंसर है डी 1954 में। तो खाद्य मिलावट की रोकथाम का अधिनियम वर्ष 1954 में पारित किया गया था। तो खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष 1954 में पारित किया गया था। भोजन में न खाने योग्य पदार्थ निम्न श्रेणी के भोज्य पदार्थों को मिलाना जिससे कि विक्रेता को अधिक आर्थिक लाभ हो परंतु उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़े, भोजन में मिलावट कहलाता है। उदाहरण के लिए दूध के साथ पानी मिलाना, उत्तम खाद्य पदार्थों के साथ निम्न खाद्य पदार्थों को मिलाना, जैसे काम में ली गई चाय की पत्तियों को सुखाकर ताज़ी पत्तियों के साथ मिलाना, घी के साथ डालडा तेल मिलाना, काली मिर्च के साथ पपीते के बीज मिलाना, अनाज में कंकड़ मिलाना। फिर डैश जीवन को अर्थ देता है लक्ष्य, मूल्य, मानक, धन। तो जीवन को अर्थ देते हैं, लक्ष्य देते हैं, जीवन डैश जीवन को अर्थ देते हैं लक्ष्य, मूल्य, मानक, धन। तो मूल्य जीवन को क्या देते हैं? अर्थ देते हैं। तो मूल्य जीवन को अर्थ देते हैं। हम सभी के कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। मूल्य और लक्ष्यों के माध्यम से हम जीवन से वास्तव में जो चाहते हैं उसके संबंध में स्पष्ट विचारों के बारे में सोचना हमारी क्रियाओं के लिए बनाए गए ढांचों का प्रथम चरण है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व हैं। ये न्याय करने, व्याख्या करने, विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं। इसमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्ण चयन संभव बनाते हैं। दीर्घ अवधि लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं स्थायी, अस्थायी, लचीले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीर्घ अवधि लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं कैसे? तो दीर्घ अवधि लक्ष्य संभवतः स्थायी समझे जाते हैं। ए राइट आंसर। तो देखिए लक्ष्य जीवन को अर्थ देते हैं। लक्ष्य वे अंतिम बिंदु हैं जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा करते हैं। लक्ष्य का निर्माण व निर्धारण व्यक्ति की इच्छाओं, जीवन मूल्यों, दार्शनिक विचारधाराओं, अभिव्यक्तियों से होता है। ये मूल्य से अधिक स्पष्ट निश्चित होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी बनाना निर्णय एक उदाहरण है। आदतन, तुरंत, चेतन और आपत्ति। तो इसका राइट आंसर है ए कॉफ़ी बनाना आदतन निर्णय का एक उदाहरण है। निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन। निर्णय यह कार्य है जिससे एक प्रबंधक किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। निर्णय पर कोई एक प्रबंधक निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। प्रयास वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। डैश प्रयास वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। मानसिक, पेंडल, दृश्य, टार्सल। तो राइट आंसर है सी। दृश्य वह प्रयास है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। तो सी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाती हैं अच्छी, बेहतर, सर्वोत्तम, सबसे खराब। तो कार्य सरलीकरण यानी कार्य को सरल रूप से करना कार्य विधियाँ दर्शाती हैं अच्छी, बेहतर, सर्वोत्तम, सबसे खराब। तो देखिए कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम देखिए कार्य सरलीकरण जो है सर्वोत्तम कार्य विधियाँ दर्शाती है जो सबसे
अच्छी विधियाँ होती हैं। तो राइट आंसर सी है। कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। न्यूनतम समय और शक्ति को व्यय करके अधिकतम कार्य को संपादित करने की विधि का उपयोग करना ही क्या है, कार्य सरलीकरण है। तो इसमें क्या है कि न्यूनतम समय और शक्ति को व्यय करके, यानी कम समय और शक्ति को व्यय करके अधिक से अधिक कार्य को संपादित करने की विधि का उपयोग करना ही क्या है, कार्य सरलीकरण। यानी हम कम शक्ति का प्रयोग करें, कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर ले, तो ये ऐसे कार्य करने को क्या कहते हैं, कार्य सरलीकरण। फिर नेक्स्ट है डैश प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। परिवार, घर, पर्यावरण, कौशल। तो इसका राइट आंसर है बी, घर। घर प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। तो घर प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। योजना को क्रियान्वित करना आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, उचित करना है। तो देखिए नियंत्रण योजना को क्रियान्वित करता है, तो राइट आंसर है बी। नियंत्रण क्या है, योजना को क्रियान्वित करता है। तो नियंत्रण योजना को क्रियान्वित करना प्रबंध प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण नियंत्रण है। इसके अंतर्गत संगठन को कार्य रूप में वर्णित किया जाता है। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती हो और संगठन को गति प्रदान करती है। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में डैश चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण है। तो राइट आंसर पहला, फर्स्ट ए। तो समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण है। निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी सोच समझकर तर्क शक्ति का उपयोग कर लिया जाता है। निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का पार्ट फिनिश होता है। इसका थर्ड पार्ट लेके नेक्स्ट क्लास में मैं हाजिर होती हूँ। धन्यवाद।